स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कोशिका के जो शेष अंग, जिसको हम कोशिकांग या कोशिका अंग कहते हैं। वीडियो के सेक्शन में हम जिन अंगों को पढ़ने वाले हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी ये माइटोकॉन्ड्रिया ये अंग्रेजी शब्द है, जिसको हम सूत्र कणिका या कणाभ सूत्र कहते हैं। ये विशेष नाम है कणाभ सूत्र और सूत्र कणिका। ये बहुत कम सुनने को मिलते हैं, हम इसको यूजुअली जो है माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही चीज है, नाम से प्रायवाची है एक दूसरे के। दूसरा जो कोशिका हम इस वीडियो में करने वाले वो है ताकाइट, जिसको हम सेंट्रोमर बोलते हैं, और जो अगला है वो है हमारा लवक, जिसको हम प्लास्टिड भी बोलते हैं। तो ये तीन जो अंग हैं इनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम हिंदी में सूत्र कणिका या कणा कहते हैं, ये द्विआवरणी दंडाकार संरचना है, दंडाकार। ठीक है, यानी ये देखिए दो आवरण होते हैं इसके अंदर, यानी ये कोशिका के केंद्र के जैसे दो परतों से मिला हुआ है। इसकी झिल्ली जो है वो दोहरी है। ये देखिए एक झिल्ली यहाँ इस तरह से होती है जो बाह्य झिल्ली है, ठीक है, और इसके अंदर की जो दूसरी झिल्ली होती है वह बहुत ज्यादा उवल्लित होती है। उवल्लित का मतलब इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड होते हैं, और ये जो फोल्ड होते हैं ये इस तरह से एक दूसरे के साथ होकर के एक बहुत अधिक सतह का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। सतह क्षेत्र क्यों बढ़ाते हैं? अपने कार्य को ठीक रूप से संपादित करने के लिए। ये आ गया हमारा, ये बाहरी परत है हमारी, इसकी बाहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये है हमारी भीतरी झिल्ली। ये क्या है? भीतरी आवरण, और जिससे ये जो ये उंगली जैसी संरचना बनी इसको बोलते हैं क्रिस्टी। इसको क्या होते हैं? क्रिस्टी। और इसके भीतर ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। खाली स्थान को बोलते हैं स्ट्रोमा, खाली जगह को। और इसके अंदर एक तरल पदार्थ, गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है। ये तरल गाढ़ा पदार्थ है जो होता है, इस तरल गाढ़े पदार्थ को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो ये है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की एक संरचना। देखिए स्लाइड में, देखिए इस स्लाइड में जो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखाया गया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो एक अंक दिखाया गया है ये है हमारी भीतरी आवरण। ठीक है, और जो दो अंक लिखा हुआ है ये क्या है? हमारा बाहरी झिल्ली। और 3 अंक पे जो दिखाया गया ये हमारी क्रिस्टी है, और 4 पे जो दिखाया गया वो मैट्रिक्स है। यानी ये माइटोकॉन्ड्रिया जो की बाहरी झिल्ली होती है, इस पे छिद्र होते हैं जगह जगह पे। ये छिद्र जो माइटोकॉन्ड्रिया को उपयोगी पदार्थ कोशिका द्रव से प्राप्त करने होते हैं, कोशिका द्रव के जो उपयोगी पदार्थ हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के छिद्रों के द्वारा इसके अंदर प्रवेश करते हैं। वो कौन से पदार्थ हैं? वो है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? विशेष प्रकार के एंजाइम जो श्वसन का कार्य करते हैं। श्वसन मैंने बताया ना, श्वसन के द्वारा जो ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज का श्वसन करके उससे ऊर्जा एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाई जाती है, उत्पन्न होती है। एटीपी ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? एटीपी की ऊर्जा। ये कार्य कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहां पे होता है? क्रिस्टी के द्वारा। ये अंदर की जो झिल्ली है ना, ये बहुत तय बना दी इसने, जो बहुत सारे फोल्ड बने। इस फोल्ड को बनाने का कारण ही यही था जिससे कि जो सतह का क्षेत्र वो बढ़ जाए, यानी रिएक्शन को करने के लिए, श्वसन प्रक्रिया को सही रूप से अच्छे से सुलभता से करने के लिए जो इसकी क्रिया क्षेत्र है ये बढ़ा दिया। क्योंकि फोल्ड के रूप में क्या है? कम स्थान पर अधिक क्षेत्र बन जाता है। तो इसलिए क्रिस्टी को हम ना श्वसन क्षेत्र भी बोलते हैं। श्वसन क्षेत्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, अवशोषण होता है, उस ऑक्सीकरण के कारण एटीपी के रूप में, एटीपी होता है एटीपी, इसको बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। ये ऊर्जा जो मुद्रा होती है इसमें ए से बनता है एडिनोसिन, और टी से बनता है पी से बनता है फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये एक ऊर्जा मुद्रा है, यानी इसके अंदर जो ऑक्सीकरण से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है वह रासायनिक रूप से संचित हो जाती है, और जब भी कोशिका कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो ये एटीपी अणु जो है वो उस ऊर्जा को यानी एटीपी एक तरह से क्या है, ये इन्वर्टर के जैसे हैं। जिस प्रकार से हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने पर हमारे घरों में बैटरी जो होती है जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा रासायनिक रूप से संचित होती है, तो ये एटीपी जो है वो बैटरी होगी हमारी, ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा भरी हुई है इसलिए इसको हम बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा, और ये ऊर्जा मुद्रा किस में बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को जो कोशिका का बिजली घर या ऊर्जा घर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विआवरण वाला एक दंडाकार, इसकी आकृति दंड के जैसी है, ठीक है, दंडाकार संरचना है जिनकी संख्या कई होती है, मतलब ये अनेक होते हैं कोशिका द्रव में इधर-उधर, और इनके अंदर ऑक्सीकरण होने से एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है, और इसके भीतर जो ये खालिस्तान है, ये खालिस्तान को स्टोरमा बोलते हैं, और इस खालिस्तान के अंदर जो ये एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें ये एंजाइम, आवश्यक एंजाइमों का निर्माण करता है श्वसन के लिए, वो होता है इसका मैट्रिक्स। तो ये तो था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर एक विशेष बात करते हैं, एक पीछे हमने कोशिका में पढ़ा था राइबोसोम, और केंद्रक में पढ़ा था हमने डीएनए। जो ये केंद्रक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए, और इसके अंदर खुद का क्या होता है, राइबोसोम। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका के किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अतिरिक्त एक प्लास्टिड भी होता है, अगले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है, और इसके अंदर अपनी खुद की प्रोटीन बनानी, क्योंकि प्रोटीन निर्माण एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, और ये प्रोटीन विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए, विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती हैं, और डीएनए खुद का होने के कारण से ये अपनी प्रोटीन बना लेता है। मैंने बताया था ना, राइबोसोम डीएनए और आरएनए के जो संकेत होते हैं उनसे प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया के जो लवक हैं, लवक में भी खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये दो ही ऐसे अंग हमारी कोशिका में हैं जिनका खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है अपनी प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमारी पूरी जानकारी हमने आपको दे दी। अब हम बात करते हैं तारकाय के बारे में। अब हम बात करते हैं तारकाय। ये तारकाय क्या चीज होती है? तारकाय कहता है जो जितनी भी कोशिकाएं हैं, चाहे वो पादप कोशिकाएं, चाहे वो जंतु कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक, उन सभी कोशिकाओं में केंद्र के नजदीक, यानी जो केंद्रक होता है उसके नजदीक एक तारानुमा आकृति होती है। इसको बोलते हैं अपन तारकाय। ये तारे की आकृति का होता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, तारकाय। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। इस तारकाय के दो भाग होते हैं। तारकाय के अंदर ये है तारकाय, इसके अंदर एक होता है सेंट्रियोल और दूसरा होता है सेंट्रियोस्फीयर। यानी इस तारे जैसी आकृति में, तारे जैसी केंद्र के पास ये तारे जैसी आकृति होती है। इस आकृति में भीतर की तरफ दो छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं। ये जो दो छोटी छोटी कणिकाएं होती है सेंट्रियोल, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। और इनके बीच में एक गाढ़ा द्रव भरा होता है, ठीक है। ये जो गाढ़ा द्रव होता है इसको बोलते हैं सेंट्रियोस्फीयर। इसका कार्य क्या है? ये जो सेंट्रियोल है ये कोशिका विभाजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है तो ये जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल के बीच में सेंट्रियोस्फीयर जो है वो कुछ ऐसी आकृतियां बनाता है जिससे गुणसूत्रों का विभाजन होता है। ये एक अलग प्रक्रिया है, विस्तार से हम दूसरे वीडियो में कभी पढ़ेंगे। तो इतना जान लीजिए कि तारकाय जो है वो ऐसी संरचनाएं हैं जिनका कार्य कोशिका के विभाजन को संपादित करना है। कोशिका विभाजन में जो आवश्यक परिस्थितियां का निर्माण करना होता है गुणसूत्रों के विभाजन के लिए, वो कार्य इन सेंट्रोमर्स के द्वारा
किया जाता है। सभी कोशिकाओं में पाई जाती है सिवाय तंत्रिका कोशिकाओं में। जो जंतुओं की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उन तंत्रिका कोशिकाओं में तारकाय नहीं होता, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो जो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो उन कोशिकाओं को हम तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। जन्म के समय से मृत्यु तक जो जन्म तंत्रिका कोशिकाएं होती है उनकी संख्या स्थिर होती है। वो मर जाएंगी तो मर जाएंगी, लेकिन नई तंत्रिका कोशिका नहीं बढ़ती। इसलिए हम कह सकते हैं कि तंत्रिकाओं का जो विभाजन नहीं हो रहा तो इसका मतलब सेंट्रोमर की जरूरत ही नहीं है वहां पे। तो आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सी कोशिका में तारकाय या सेंट्रियोल नहीं, सेंट्रियोसोम नहीं होता, तो आप क्या लिखेंगे? तंत्रिका कोशिकाओं में सेंट्रियोसोम तारकाय नहीं पाया जाता है, अन्य सभी में पाया जाता है। उनमें क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि उनको विभाजन की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं इसके और कार्य, जो सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल जो होता है गतिक अंग बनाता है कोशिका के भीतर। देखिए जो मानव शुक्राणु होता है ये एक जनन कोशिका है। मानव शुक्राणु के आगे के भाग के पीछे एक लंबी पूंछ होती है, ये क्या है? शुक्राणु। इस शुक्राणु की जो गति होती है मादा में, ये इसका संरचना है, ये मादा के शरीर में जो प्रविष्ट करता है, तो मादा योनि में जब इसकी गति होती है तो ये गति इसकी पूंछ के कारण चलती है, और ये जो पूंछ जो है इसका निर्माण कौन करता है? तारकाय। तारकाय के अंदर जो सेंट्रियोल वगैरह है ये गतिक अंग बनाने का कार्य भी किसका है? तारकाय का। अतिरिक्त इसके जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी सतह के ऊपर कुछ बाल जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो पतली पतली बाल जैसी संरचनाएं आती हैं जो उनको गति करने में सहायक होती हैं। इनको सीलिया बोलते हैं। ये जो सीलिया है इनका निर्माण करना भी किसका कार्य है? तारकाय का। तारकाय का। और अगर इसके बाद आते रहते हैं कुछ जैसे युगलिना है, ये कुछ जीव होते हैं उनके अंदर एक लंबा एक आकृति होती है पूंछ जैसी, जिसको फ्लैजिला बोलते हैं। क्या होते हैं? फ्लैजिला। इस फ्लैजिला का भी निर्माण कौन करता है? तारकाय। तो ये तक हमारे तारकाय के कार्य है। क्या कार्य थे? शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करना, जो सूक्ष्म जीव है उनके अंदर सीलिया और फ्लैजिला का निर्माण करना, जिससे उनको गति प्रदान हो। अब हम बात करते हैं तीसरे इस वीडियो के अंदर जो हम स्टडी करेंगे, तीनों का अध्ययन करेंगे। एक विशेष प्रकार के और अंग पाए जाते हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में देखिए जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों को हमने दो भागों में बांटा है। एक तो कौन सा है? पादप, और दूसरा कौन सा है? जंतु। पादप और जंतु। जिनकी जो पादप और कोशिका है, जंतु कोशिका है, उनकी मूल संरचना का स्वरूप तो एक समान है, लेकिन फिर भी उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं जिसको हम अगले वीडियो के सेक्शन में स्टडी करेंगे। तो जो पादप जो कोशिका आते हैं केवल उनमें ये पाया जाता है लवक। कौन सा? जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्लास्टिड। तो प्लास्टिड भी कैसे है? ये प्लास्टिड में जो होता है, जो ये द्विआवरणी ये द्विआवरणी संरचना है। जिस तरह से मूंगफली होती है ना, दंडाकार वैसा होता है ये। ठीक है, ये इस तरह से एक संरचना है। फिर और इसके अंदर भी दो आवरण हैं, एक तो बाहर वाली झिल्ली है और एक ये भीतर वाली झिल्ली है। इसकी भीतर वाली झिल्ली भी अलग अलग कार्यों के हिसाब से ये मॉडिफाइड होती है। मॉडिफाइड का मतलब इसका जो रूप है ना भीतर वाली का, जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में ये वल्य बना करके क्रिस्टी का निर्माण करती है, तो जो प्लास्टिड के भीतर वाली जो झिल्ली है वह भी, कि प्लास्टिक तीन प्रकार के होते हैं, उसको क्या काम करना है उसके हिसाब से ये मॉडिफाई हो जाती है। और बाहर वाली जो होती है वो, उसमें भी छिद्र होते हैं ताकि जो उपयोगी पदार्थ है उनको ये अंदर और बाहर आने जाने दे सकता है। तो ये तो एक मुख्य है। यानी आप बात करें कि कवक या लवक या प्लास्टिड क्या है? लवक या प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे अंग करते हैं जो द्विआवरणी होते हैं, यानी इनके अंदर झिल्ली की दोहरी परत होती है। एक तो बाहरी आवरण और दूसरा आता है भीतरी झिल्ली। भीतरी झिल्ली एक तरह से अपने कार्य विशेष को करने के लिए रूपांतरित होती रहती है, अपने रूप को बदलती है विभिन्न प्रकार से, मॉडिफिकेशन बोलते हैं जिसको। तो अब बात करते हैं कि ये लवक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। पादप कोशिकाओं में जो लवक है ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन से हैं? सबसे पहला आता है हरित लवक। क्या है? हरित
लवक, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है अवर्णी, वर्णी लवक, वर्णी लवक, ठीक है। क्रोमोफोर बोलते हैं इसको, क्रोमोफोर। और जो तीसरा है वो है अवर्णी, क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। इसको बोलते हैं नॉन क्रोमोफोर्स, यानी ल्यूको मतलब कहता है रंगहीन, LEUCO, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसको क्रोमोप्लास्ट बोल देते हैं, प्लास्ट बोलिए, प्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, रंगीन वर्ण। ये जो लवक हैं, जिस लवक में क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है, पर्णहरित इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम से बना हुआ, मैग्नीशियम नाम का एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, यानी एक धातु है ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के परमाणु से बना हुआ एक अणु है पर्णहरित, जिसको हम इंग्लिश में क्लोरोफिल कहते हैं। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह इस पर्णहरित में ही संपादित होती है। ये पर्णहरित ही है जो सौर ऊर्जा को पौधों में रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड को यह मंड में परिवर्तित करता है भोजन के रूप में, ठीक है। ये कार्य कौन करता है, इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो यानी प्रकाश संश्लेषण को करने के लिए जिस वर्णक की जरूरत होती है वो होता है पर्णहरित, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल बोल देते हैं। मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है, और ये पर्णहरित जिसमें पाया जाता है उस लवक को हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। यानी आप ये समझ लीजिए, एक मूंगफली का उदाहरण दे देता हूं मैं। ये बाहर मूंगफली है, ये मूंगफली तो होगी हमारी हरित लवक, और मूंगफली के अंदर जो दाना है वो क्या हमारा पर्णहरित हो गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का पौधों के अंदर पाए जाने वाला लवक है। अब होता है दूसरा, इसी के कारण से पौधे हरे दिखाई देते हैं। जो मैग्नीशियम युक्त पर्णहरित नामक यौगिक पाया जाता है, ये वर्णक पाया जाता है, इस वर्णक के कारण ही सभी पौधे जो हैं जिनमें ये पाया जाता है वो हरे दिखाई देते हैं। अतिरिक्त इसके अगर हम बात करते हैं तो दूसरे वर्णी लवक। क्रोमो का मतलब मैंने पहले बताया था, क्रोमो का मतलब क्या है, लैटिन शब्द में क्रोमो का मतलब होता है रंग, ठीक है। कुछ अलग प्रकार के और लवक पाए जाते हैं जिनमें जेंथोफिल नाम का, और दूसरा आता है हमारा कैरोटीन। जेंथोफिल और कैरोटीन नाम के वर्णक होते हैं। जेंथोफिल यानी लाल रंग देता है, और क्रोमेटिन जो वो नारंगी रंग देता है। यानी जो टमाटर है और जो मिर्च है उनके अंदर जो लाल रंग आता है वो किसकी वजह से आता है, अभी जो मैंने बताया था क्या, जेंथोफिल। यानी जिन कुछ जो पौधों की कुछ कोशिकाओं में वर्णी लवक पाया जाता है। यानी जब टमाटर हरा है, मिर्च जब हरी है, तो उसमें क्या है, पर्णहरित है। पर्णहरित होने की वजह से वो मिर्च और टमाटर कैसे दिखाई दे रहे हैं, हरे। लेकिन धीरे धीरे प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, बहुत सारी जैव प्रक्रियाएं हैं जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं पकना। टमाटर पक गया, मिर्च पक गई और उनका रंग हरे से कैसा हो गया, लाल। इस पकने के दौरान में क्या होता है, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित की जगह कौन ले लेता है, वर्णी लवक। ये जो मैंने बताया ना वर्णी लवक, ये जो है दो प्रकार के होते हैं। एक तो कौन सा होता है, जेंथोफिल। ये जेंथोफिल की वजह से कैसा रंग आ जाता है, लाल। जेंथोफिल की वजह से कैसा रंग आता है, लाल। और दूसरा होता है कैरोटीन की वजह से कैसा रंग आता है, नारंगी, ठीक है भाई। तो ये आता है हमारा। तो जब टमाटर और मिर्च के अंदर पर्णहरित को जेंथोफिल के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो वो लाल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपने देखा, कुछ पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो भी रंगीन होती हैं, वो भी विशेष प्रकार के जो रंगीन लवक उसमें पाए जाते हैं उनके कारण होता है। तो अब अगला आता हमारा अवर्णी लवक। अवर्णी लवक क्या कहते हैं, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, पौधे के उन भागों में पर्णहरित नहीं रह पाता। यानी आपने देखा है ना कभी कभी पर्णहरित, अगर पौधे की मिट्टी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, पौधे को मैग्नीशियम नहीं मिलता, मैग्नीशियम की कमी से पौधे में पर्णहरित बनना बंद हो जाता है और पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले हो जाते हैं, पीले बनकर के वो झड़ के गिर जाते हैं। तो ये किसकी कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है। लेकिन ये मैग्नीशियम की कमी नहीं है, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा। पौधे के बहुत सारे ऐसे भाग होते हैं जिन पर हमेशा
छाया बनी रहती है, ये अंधेरे में होते हैं, उस स्थान पर जो ये लवक होता है, पर्णहरित लवक, ये रंगहीन हो जाता है। क्योंकि ल्यूको का मतलब क्या होता है? सफेद। ल्यूको का मतलब कहता है, ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है सफेद। तो ये क्या होता है? जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां की कोशिकाओं में जो पर्णहरित है उसके स्थान पर एक विशेष प्रकार का लवक बनता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णीय लवक। तो ये अवर्णीय लवक हो गया। प्रकृति में कुछ भी निरर्थक नहीं है। तो ये जो अवर्णीय लवक है, इस अवर्णीय लवक की 3 प्रकार होते हैं। ये क्या करते हैं फिर? ए, बी और सी। ये जो अवर्णीय लवक हैं, ये स्टोरेज का काम शुरू कर देते हैं। पदार्थ जो मैंने बताया कि जो आप सभी को पता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण पौधों के द्वारा किया जाता है। जैसे मंड का जो प्रकाश संश्लेषण में होता है, बहुत सारे पौधे प्रोटीन बनाते हैं, बहुत सारे पौधों के अंदर वसा का निर्माण होता है, जैसे सरसों आगे है, सूरजमुखी है, मूंगफली है, और प्रोटीन युक्त यानी ये जो दालें हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को संचित करने का जो कार्य है वो कौन करने लगता है? अवर्णीय लवक। जो अवर्णीय लवक होता है वो आगे कई प्रकार का देता है। अगर वो क्या होता है? अमाइल, इसको बोलते हैं अमाइलोसोम। अमाइलोसोम नाम का वर्णक होता है, यानी अमाइलोज का मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। जो वर्ण कार्बोहाइड्रेट का जो स्टोरेज करते हैं, यानी ये अमाइलोसोम्स होते हैं, ये अवर्णीय लवक है जो मंड को संचित करने के लिए, जैसे आलू है, शकरकंदी है, उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आलू और शकरकंदी क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। तो ये जो मंड है वो इनके अंदर अवर्णीय लवक के अंदर संचित रहता है। दूसरा है प्रोटियोसोम। प्रोटियो का मतलब क्या होता है? प्रोटियो का मतलब प्रोटीन, यानी कुछ जो होते हैं वो प्रोटीन को संचित करने के लिए होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जिसका नाम होता है, प्लास्ट भी लगा सकते हैं आप इसको बोलो तो ना, अमाइलोसोम की जगह आप अमाइलोप्लास्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्ट का मतलब ये समझ में आएगा ना, ये प्लास्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अमाइलो क्या था? आपने पढ़ा हुआ ना पोषण में कि अमाइलो शब्द होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ग्रीक में अमाइलो का होता है कार्बोहाइड्रेट। अमाइलोप्लास्ट यानी जो कार्बोहाइड्रेट मंड शर्करा का संचरण करते हैं। फिर तो प्रोटियोप्लास्ट है। प्रोटियोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रोटीन का संचित करते हैं, जो प्रोटीन बनती है पौधे के भागों में। और इसके बाद में होता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये क्या होता है कि जो एल्यूरोप्लास्ट में इसका प्रोटियोप्लास्ट का दूसरा नाम है एल्यूरोप्लास्ट। इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट भी बोल देते हैं। और एक जो होता है वो आता है हमारा एलियोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट क्या है? वसा का संचरण करते हैं। किसका करते हैं? वसा का संचरण करते हैं। तो ये थे हमारे विभिन्न प्रकार के अवर्णीय लवक जो भंडारण का कार्य करते हैं। ठीक है, जिस चीज का ये भंडारण करते हैं उसी के अनुसार इनका नाम हुआ। प्रोटीन का करने के बाद इनको प्रोटियोप्लास्ट बोल देते हैं, और इसका दूसरा नाम एलियोप्लास्ट भी है। वसा का करने के लिए एलियोलर, यानी आपने सुना होगा ना वसा के लिए वसा पिंड होता है, एलियोलर, एलियो यानी वसा का संचरण करने के लिए, और अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट का। तो ये सब था हमारा इसके बारे में 3 जो हमारे ये लवक थे, ये हमने अध्ययन कर लिए, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं पूरा करता हूँ। एक चीज जो अन्य मैंने आपको बताने दी थी, जो ये लवक है इसकी खोज एकेल नाम के वैज्ञानिक ने की थी। एकेल ने, यानी इसके खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे एकेल। लवक की खोज सबसे पहले एकेल ने की थी। तो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, कार्काई और लवक। अगले जो शेष अंग बचे हैं उसको लेकर के हम अगले वीडियो में मिलते हैं।
तब तक बने रहिए, कहीं नहीं जाइए। मेरा एक बार सभी दर्शकों से पुनः निवेदन है, आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों में भी इसको रिकमेंड कीजिए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार से कोई कमी वीडियो को बनाने में मुझे रही है या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं, मैं आपके सुझावों को कमेंट सेक्शन में सादर आमंत्रित करता हूं। आपके सुझाव और मार्गदर्शन से यदि मैं कुछ अच्छा और कर पाऊं, जिससे मैं अच्छी तरह से और अच्छी अध्ययन सामग्री अपने दर्शकों और विद्यार्थियों तक पहुंचा सकूं, तो ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी। तो आप लोगों का बहुत स्वागत है, कमेंट भी कर दीजिए अगर आपको किसी जगह कोई कमी आती है, तो ताकि मैं उस कमी को सुधार के अगले वीडियो में बिना उस कमी के आऊं, एक सुधार करके आऊं। थैंक यू वेरी मच बीइंग हियर। डोंट forget to subscribe and share the channel. Thank you very much.